प्रश्न नंबर 14 कह रहा है 50 सेंटीमीटर द्वारा के अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा। इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूमेरिकल नहीं भी आएगा तो विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी हमारे कोर्स में है। इस पे 2 नंबर का सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से बनने की संभावना है। बहुत आसान होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाद में मैं आपको बता भी दूंगा, अभी केवल प्रश्न पे फोकस करते हैं। तो विभेदन सीमा दूरदर्शी की, इसके लिए जो सूत्र होता है वह होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, जहां लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और डी जो हमारा अभिदृश्यक लेंस है उसका द्वारक होता है। सवाल में दे रखा 50 सेंटीमीटर, तो डी का मान दे रखा 50 सेंटीमीटर और प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य हमें दे रखी 6000 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, ये एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी सेंटीमीटर में करते हैं, तो सेंटीमीटर में ये होता है 10⁻8 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हो गया विभेदन सीमा बराबर 1.22 लैम्डा का मान हमने करा 6000 गुणा 10⁻8 बटे 50। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो 3, 8 से 3 गए तो -5, 6, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 की गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 7.32 बटे 5 गुणा 10⁻, अब 2 कम कर देंगे तो -6, 5 का 5 1 कम 5, 23, 5 चौक 20, 3 5 6 30, लगभग 1.46 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए ये मात्रक क्या आएगा, यहाँ पर देखिए मीटर मीटर कट गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका मात्रक रेडियन होता है, ये कोण है, ठीक है। ये चीज़ आपको विभेदन सीमा दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी दोनों के सूत्रों को, केवल सूत्रों को याद रखना है, उस सूत्र की सहायता से आप हल कर पाएंगे। वैसे परीक्षा में न्यूमेरिकल की तुलना में इस बार विभेदन सीमा या विभेदन क्षमता पे सवाल आ सकता है। एक सवाल बनता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा क्यों ज़्यादा होती है। अब अगला प्रश्न है व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर लिखिए। ठीक है, व्यतिकरण और विवर्तन, व्यतिकरण एक तरफ व्यतिकरण आ जाएगा, दूसरी तरफ आप लिख देंगे विवर्तन। अब देखिए व्यतिकरण और विवर्तन, सबसे पहली चीज़ तो इनकी परिभाषा पहली, व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण में आपने देखा था कि यहाँ पर जब अगर यंग का प्रयोग आपको पता है तो इसमें 2 स्रोत थे, S1 और S2, आपने सिंगल स्रोत S से 2 बनाए थे। तो जो व्यतिकरण होता है ये 2 कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण, और जबकि विवर्तन जब था आपने देखा था विवर्तन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से था, तो इसमें तो 2 अलग अलग स्रोतों से आ रही थी तरंगे। तो पहला जो परिभाषा थी व्यतिकरण 2 कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से। विवर्तन में क्या था, विवर्तन में आपका एक ही तरंगाग्र था, यानी कि एक ही स्रोत था, तो यह एक ही तरंगाग्र की द्वितीयक तरंगिकाएं, इसमें था एक ही तरंगाग्र की द्वितीयक तरंगिकाओं से, और ये 2 अलग अलग कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। यह चीज पहली चीज यानी कि परिभाषा लिख देंगे। नंबर 2, व्यतिकरण में जो फ्रिंज की चौड़ाई थी वह एक समान थी या फिर लगभग एक समान बनेगी। विवर्तन में ऐसा नहीं है, विवर्तन का पैटर्न अगर आपको याद होगा तो इस तरीके से हमारा पैटर्न, यानी कि इसमें जो फ्रिंज की चौड़ाई थी वह एक समान नहीं होती, जबकि व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई एक ही होती है अथवा नहीं भी हो सकती, लेकिन होने की संभावना बहुत है। नंबर 3, व्यतिकरण में
सभी दीप्त फ्रिंजें एक ही तीव्रता की बनती है, जबकि विवर्तन में आप देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा डबल बना, फिर उसके बाद ये घटती, इसकी ऊंचाई घटती जा रही है। तो विवर्तन प्रारूप में जो दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता थी वह उत्तरोत्तर घटती जा रही है। सेंटर की डबल थी, उसके बाद थोड़ी और कम हुई, फिर कम। इसमें एक ही समान बनती है, एक ही तीव्रता की। अब लास्ट व्यतिकरण जो था, इसमें अदीप्त या तो शून्य बन रही थी तीव्रता, या फिर लगभग जीरो थी, लगभग जीरो। उनकी तीव्रता या तो शून्य थी या बहुत ही कम थी, जबकि विवर्तन में कभी भी शून्य नहीं होती। इसलिए व्यतिकरण में तो ब्राइट और डार्क के बीच बहुत अच्छा लगेगा, ब्राइट बहुत अच्छी लगेगी, उसके बीच डार्क हल्की। इसमें एक बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट मिलता है, गुड कंट्रास्ट। किसके बीच? दीप्त और अदीप्त के बीच। जबकि इसमें पुअर कंट्रास्ट होता है। पुअर कंट्रास्ट होता है दीप्त और अदीप्त के बीच। तो यह हमारा अंतर हो गया व्यतिकरण और विवर्तन के मध्य। अब इसी में एक अथवा प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 15 में, जो कह रहा है किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ कीजिए। अब हमें यहाँ पर प्रिज्म का आपतन कोण और विचलन कोण के लिए ग्राफ खींचना है। तो हम एक्स अक्ष पे लेते हैं आपतन कोण, ये प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपतन कोण आई, और यहाँ पर वाई अक्ष पे लेते हैं विचलन कोण। अगर आपको ये ग्राफ याद है तो ये इस तरीके से आता है। लगभग ये जो होता है यह 30 से 50 डिग्री के बीच, यानी कि 35 से अगर हम कहें तो लगभग 45 के मध्य आपको ये निम्नलिखित मिलता है, और लगभग इसी के संगत यहाँ पर आता है। ये जो मान था यह डेल्टा एम था, ये विचलन कोण डेल्टा। तो परीक्षा में जो प्रश्न आ रखा था वह था हमारा विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य ग्राफ कीजिए। तो यह हमारा ग्राफ हो गया है। अब देखिए इसमें, देखिए जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है तो विचलन कोण का मान घटता है, और एक पर्टिकुलर कोण के लिए, एक फिक्स कोण के लिए, आपतन कोण के लिए यह मान न्यूनतम हो जाता है, इसे न्यूनतम विचलन कहते हैं। एक प्रश्न परीक्षा में यह आ सकता है कि विचलन कोण का मान न्यूनतम कब होता है। देखिए जब ये प्रिज्म से किरण आती है तो यहाँ पर आपतन कोण हुआ, इसके बाद अंदर गई, फिर यहाँ से निकली है निर्गत कोण, यहाँ पर आई, यहाँ आई डैश। जब आपतन कोण और इधर जो आई डैश निर्गत कोण थे यह बराबर होंगे, इस स्थिति में हमारा यह विचलन कोण न्यूनतम होता है। यह एक प्रश्न बन सकता है। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है इसी में, प्रिज्म द्वारा किस वर्ण के प्रकाश का न्यूनतम विचलन होता है। अर्थात प्रिज्म से हमारे जो प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, ये आपको स्पेक्ट्रम पता ही होगा, VIBGYOR। तो बैगनी से लेकर लाल तक, तो इसमें किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। अब देखिए इसके लिए आपको पतले प्रिज्म द्वारा अगर उत्पन्न विचलन याद है तो इसका सूत्र होता है डेल्टा M बराबर n-1 इंटू ए। एन था अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक होता है बैगनी के लिए अधिकतम, बैगनी के लिए अधिकतम और लाल के लिए न्यूनतम। अब बैगनी के लिए अधिकतम है तो इसके लिए मतलब है n-a इंटू ए से, ए प्रिज्म कोण हो गया, तो बैगनी के लिए विचलन कोण अधिकतम रहेगा, यानी कि बैगनी रंग का झुकाव अधिकतम होगा और लाल रंग का न्यूनतम होगा। तो इस कथन को याद रखिएगा कि बैगनी के लिए विचलन जो होता है वह अधिकतम होता है, और लाल रंग के लिए
जो विचलन हुआ वह मिनिमम होता है। केवल यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रश्न को हमने हल कर दिया है। इसमें केवल विचलन कोण और आपतन कोण के बीच ग्राफ खींचना था, साथ ही साथ यह पूछा था कि किस रंग के लिए न्यूनतम होगा। अब अगला प्रश्न नंबर 16 रेडियोएक्टिव पदार्थ से है। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ 500 वर्ष में घटकर, यानी कि समय हमें दे रखा 500 वर्ष, 500 वर्ष में एक रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का, अब मान लीजिए प्रारंभिक मात्रा N0 थी, ये हमने कौन सी मान ली, प्रारंभिक मात्रा का घटकर 1/16 रह जाता है, यानी कि जो वर्तमान मात्रा है वह प्रारंभिक की 1/16 रह जाती है। हमें अर्धायु ज्ञात करनी है। अर्धायु को ज्ञात करनी है तो सूत्र इसके लिए देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर सवालों में आपके इन्हीं सूत्रों से हो जाता है। एक होता है n बराबर n0 1/2 की पावर n, जहाँ n अवशेष मात्रा, n0 मूल मात्रा, n आपका कोफिशिएंट हो गया नियतांक। अब यहाँ पर है दूसरा t, समय बराबर अर्धायु इंटू n, अर्धायु कालों की संख्या, ये जो n नियतांक। तो इन दो सूत्रों को आपने बहुत ढंग से इस पे अभ्यास करना है। इस पे बहुत ही आसान सवाल आते हैं परीक्षा में, जिसे आप कर सकते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया है, अवशेष मात्रा कितनी थी, प्रारंभिक की 1/16, तो n बराबर n0 1/2 की पावर n से, n का मान है n0/16 बराबर n0 1/2 की पावर n। अब n0 से n0 कैंसिल, तो 1/16 बराबर 1/2 की पावर n। अब इसको भी 1/2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 4 बराबर 1/2 की पावर n, जिससे हमें n बराबर मिला 4। अब दूसरा सूत्र t, समय बराबर अर्धायु इंटू n, तो t का मान दे रखा 500 बराबर अर्धायु गुणा 4, इससे t बराबर आ गया 500/4 अर्थात 125 वर्ष, यानी कि 125 वर्ष बाद यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में 100% इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए इस पे ज़रूर अभ्यास करें। इसके कम से कम 5 से 7 सवाल आप करके रख लें। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। यह कह रहा पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। अब देखिए पीएन संधि डायोड को हमें अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में यूज करना है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है, यह देखिए ये P हो गया, ये N हो गया। जब ये अग्र अभिनत होता है यानी कि फॉरवर्ड बायस, इस केस में तो जो इसका प्रतिरोध होता है वह मिनिमम होता है, अर्थात इससे धारा का प्रवाह होता है, धारा प्रवाह। और जब यह रिवर्स बायस होता है, अर्थात N पे पॉजिटिव लगाएंगे, P पे नेगेटिव, रिवर्स बायस उत्क्रम अभिनत, इस दशा में इसका जो प्रतिरोध होता है रेसिस्टेंस वह मैक्सिमम होता है, तो नो करंट। तो इस चीज को याद रखना है। दिष्टकारी के रूप में जब हम संधि डायोड की बात करते हैं तो हमें याद रखना है अग्र अभिनत होने की दशा में इसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा, तो धारा का प्रवाह होता है। उत्क्रम अभिनत होने की दशा में इसका प्रतिरोध महत्तम होता है, तो इससे कोई धारा का प्रवाह नहीं होता। अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत से मतलब है जब P पे पॉजिटिव लगेगा, N पे नेगेटिव वोल्टेज लगेगा, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। और जब हमारा P नेगेटिव होगा, N प्लस होगा, तो ये होगा रिवर्स बायस, अर्थात N पे वोल्टेज का मान P पे वोल्टेज की तुलना में ज़्यादा हो तो रिवर्स बायस, और P पे वोल्टेज का मान N पे वोल्टेज की तुलना में ज़्यादा हो तो फॉरवर्ड बायस। तो इसी का प्रयोग हमारा दिष्टकारी के रूप में होता है। देखिए हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा आधे चक्र के लिए धनात्मक, आधे चक्र के लिए ऋणात्मक होती है। अब आधे चक्र के लिए हमारा P पॉजिटिव बनेगा और N नेगेटिव बनेगा, अर्थात इसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा, तो इससे होकर धारा का प्रवाह होगा। जबकि अगले आधे चक्र के लिए अब जो P पहले नेगेटिव
प्लस था अब नेगेटिव बनेगा और n पॉजिटिव बनेगा, अर्थात इससे होकर कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इस प्रकार जब भी प्रत्यावर्ती धारा लगाई जाएगी तो पीएन संधि डायोड केवल आधे चक्र के दौरान ही धारा को प्रवाहित करेगा, संपूर्ण चक्र के लिए नहीं। इसलिए केवल एक अकेला ओनली वन, केवल एक अकेला पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करेगा। अब चित्र आता है, देखिए चित्र बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ट्रांसफार्मर, यहाँ पर आपने अब ये आ जाता है कि भैया ये दो लाइनें खींच रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि इसकी कोर लैमिनेट होगी। लैमिनेटेड माने ये देख रहे हैं आप पेज 1 2, आप मोटा टुकड़ा ना लेकर के बारीक बारीक पतली सीटों को रखेंगे तो इसी को कहते हैं लैमिनेट, पटलित, जिससे भंवर धाराएं की तीव्रता कम हो सके। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक डायोड लगा देना है, एक लोड रेसिस्टेंस और इसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपकी आ जाएगी आउटपुट निर्गत, और ये इन प्राथमिक कुंडली पे यहाँ पर हमारी एसी का ये सिंबल लगाते हैं, तो एसी वोल्टेज हमने प्राथमिक पे लगा दी। अब इस बिंदु को हमने ए मान लिया, इस बिंदु को बी मान लिया, ठीक है। अब देखिए तो आपने ये लिख देना है कि भाई प्रत्यावर्ती पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में चित्र में प्रदर्शित है। अब देखिए क्या होगा, इसके लिए दूसरा चित्र, अब आपने क्या करना, आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसका वक्र खींचना है, इसके नीचे डायोड डी, ये डायोड डी पर। अब देखिए इस तरीके से आप इसको कॉपी में डॉट डॉट से लाइन कर लीजिएगा। अब हमने कहा प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे भाग के लिए माना ए धनात्मक बनता है और बी उतने ही परिमाण से ऋणात्मक, अर्थात इस समय ये जो डायोड डी है इसका पी सिरा धनात्मक हुआ और एन सिरा ऋणात्मक, इसलिए यह डायोड इस समय अग्र अभिनत होगा। पहले आधे चक्र के लिए जो हमारा डायोड हुआ वह अग्र अभिनत हुआ, तो अग्र अभिनत होने की दशा में इसका प्रतिरोध न्यूनतम रहेगा, तो डायोड से हमें धारा प्राप्त होगी। अब प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे आधे चक्र के लिए जो भाग ए हमारा पहले धनात्मक बना था वह ऋणात्मक होगा तथा बी धनात्मक, अर्थात इस समय डायोड डी का पी सिरा ऋणात्मक और एन सिरा धनात्मक, अर्थात इस समय हमारा डायोड रिवर्स बायस में हुआ। इस समय प्रतिरोध डायोड का महत्तम होगा, कोई धारा प्राप्त नहीं होगी। यह प्रक्रिया चलती रहेगी और हमें केवल आधे भाग के लिए ही धारा प्राप्त होगी, क्योंकि यह प्रक्रिया केवल, देखिए ये संपूर्ण चक्र था, संपूर्ण चक्र के केवल आधे भाग के लिए हो रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। आपको इन सभी प्रश्नों के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मेन उद्देश्य आपको समझाना था, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब अगले भाग में फिर